बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस YouTube चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के बायो से एक चैप्टर, पहला चैप्टर जिसको हम जीवों में जनन के नाम से जानते हैं, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। बच्चों, बायो एक मेन सब्जेक्ट है और इसको आप सीरियसली लीजिएगा और इसका अध्ययन पूरी तन्मयता से कीजिएगा। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता है और पढ़ाने में भी बड़ा आनंद आता है। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी जो मुझे लगती है वो मैं बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बायो पढ़कर हम अपने शरीर के बारे में, अपने अंगों के बारे में, हमारे अंग कैसे काम करते हैं इसके बारे में, हमारे अंग को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और किस कारण से होती हैं इसके बारे में, और उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, उन बीमारियों से बचने की सावधानियां क्या है इसके बारे में और भी ढेर सारी नॉलेज हमको बायो के द्वारा मिलता है। इसीलिए यह सब्जेक्ट बहुत ही, जिसको हम बहुत कहेंगे, वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बड़ी ही आनंददायक भी है। तो आइए शुरू करते हैं बायो का क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन। तो बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव की एक जीवन चक्र होता है, प्रत्येक जीव का एक जीवन चक्र होता है। जैसे कि जीवन चक्र में इंसान जन्म लेता है, इंसान इस दुनिया में जीता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है, एट लास्ट में मरता है। एक जीवन चक्र, एक साइकिल है। और फिर वो जो जीव मरता है उसके जो अवयवी तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, वो इसी जमीन में फिर मिल जाते हैं। जिनसे वो बना था उसी में फिर मिल जाता है और फिर उन्हीं से वो बनता है। तो इस प्रकार एक जीवन का चक्र है जो चल रहा है, जिसको हम जीवन चक्र बोलते हैं। प्रत्येक प्राणी में जीवन चक्र पाया जाता है। इससे आप भी सहमत है ना? अब जब इंसान जीता है, या कोई भी प्राणी या कोई भी पेड़ पौधा जीता है, तो उसको जीवन जीने के लिए अनेक प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे भोजन करना, पोषण के लिए भोजन आवश्यक है बेटा, तो भोजन करना ये पोषण के लिए आवश्यक है। तो हमारे जीवन को जीने के लिए पोषण बहुत आवश्यक है। जैसे हमको जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के हम नहीं जी सकते। आंख देख रही है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, हाथ हिल रहा है, दिमाग चल रहा है, बहुत सारे क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा सबसे आवश्यक है। अगर ऊर्जा की कमी आपके शरीर में होने लगे ना, तो ये सारी क्रियाएं, आप सोचना आपका कम हो जाएगा, बोलना कम हो जाएगा, आप सुस्त से रहने लगेंगे। ये सब चीजें ऊर्जा के द्वारा होती हैं। ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा पोषण के द्वारा आएगी। अब आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा कहां से आएगी। ऊर्जा निश्चित तौर पे पोषण से आएगी। पोषण जीवन चक्र का एक प्रमुख प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है और उसके द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है। अब ये क्लास 11वीं का चैप्टर है पोषण, और आप उसका वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी हमारे YouTube चैनल पे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों में भी हमारे चैनल की लोकप्रियता को बताएं और ये बताएं कि एक चैनल है जो आपको बायोलॉजी का क्लास देना स्टार्ट किया है। और आपसे मैं वादा करता हूं कि आपके सभी चैप्टर के वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, आप एक एक वीडियो को सीरीज से देखते रहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे जीवन की प्रक्रियाओं पर। तो पोषण उसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है। उसके बाद आता है पोषण में एक पाचन आ जाता है। उसके बाद आता है कि भोजन पच जाता है तो जो कुछ वर्ज्य पदार्थ होते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जिनका शरीर से बाहर निकालना भी उतनी ही आवश्यक होती है। क्यों बेटा? तो उसमें हमारा होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने शरीर के जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन के माध्यम से हम अपने शरीर के वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये उत्सर्जन का कार्य हो जाता है। उसके बाद प्रक्रिया में जनन भी आवश्यक है। मैं ये कह सकता हूं कि जीवन चक्र में जनन आवश्यक है। जनन पहले होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं फटाफट। तो जनन क्या होता है? प्रत्येक जीवधारी अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। प्रत्येक जीवधारी अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, और इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। अब आप समझिए कि ऐसा कौन सा, सभी जीवधारी
क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी जाति की निरंतरता बनी रहे। जैसे मैं मनुष्य जाति का हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो तो जाति हमने ही बनाया, वो ढकोसला है, कुछ नहीं है। हम मनुष्य जाति के हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी जाति की निरंतरता बनी रहे, यानी कि आने वाले समय में भी इस दुनिया में, संसार में मनुष्य जाति रहे। और इसी कारण से हम अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। हम ही भर नहीं, शेर भी चाहता है कि इस दुनिया में शेर बने रहें। उसके मरने के वो जानता है कि मेरी जिंदगी बस कुछ ही साल की है, हमारी जिंदगी भी कुछ ही, आपकी भी है। तो ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद हम लोगों के जैसा कोई रहे ही ना। तो इसीलिए हम लोग अपने संतान को उत्पन्न करके जाते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद वो रहे, वो अपने संतान को उत्पन्न करेगा, वो अपने संतान को। इस तरीके से ये प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं। तो बेटा, बायो को रटने का प्रयास मत करिएगा, बायो को समझने का प्रयास करिएगा। आपको जो भी मैं बोलता हूं, इसका ट्रिक मैं आपको देता हूं, जो भी मैं बोलता हूं उसको बोलने का प्रयास करिए। जैसे मेरे सामने कोई बुक नहीं है, मुझे यह था कि आज जनन टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं आ गया आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर और लगा जो मेरे माइंड में है, जो मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, जो मैंने बुक से ग्रहण किया है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप भी जो सुन रहे हो ना, जब मेरा क्लास खत्म हो जाए तो सुन रहे हो जो, उसको बोलने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया जनन क्या होता है, एक बार फिर से बताते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपने समान या अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। याद रखिए, प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है और इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। इसको सुन रहे हो ना, इसको बोलने का प्रयास करिएगा। आप भी बोलिएगा, जब सोचोगे ना तो सर जी क्या बताए थे, दिमाग पर जोड़ जाएगा। लेकिन तब आप बोल पाओगे जब आप हमारी बात को सीरियसली सुन रहे होगे। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ने की, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। बायो कि यार जनन क्या होता है, यार पोषण क्या होता है, यार पाचन क्या होता है, हमारा लीवर कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा स्टमक कैसे काम करता है, हमारा पैनक्रियाज कैसे काम करता है, हमारा किडनी कैसे काम करता है। ये सारी चीजें सीखने की जब जिज्ञासा रहेगी ना, आप अब क्यों इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपके पापा ने एडमिशन करा दिया है, तो आपको पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में, तो आप पढ़ नहीं सकते बेटा। फिर तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो और अपने गार्जियन के साथ भी धोखा कर रहे हो। इसमें कोई मुझे कहने में हिचक नहीं है। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए यार कि मैं पढ़ लूंगा ना तो मैं 2-4 लोगों को कुछ बता सकता हूँ। बड़ा मजा आता है बेटा, इतना सुखद आनंद ही आनंद महसूस हो रहा है मुझे कि मैं आपको जनन पढ़ा रहा हूँ। मुझे जनन के बारे में थोड़ी मोड़ी नॉलेज है और वही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप भी बोलने का प्रयास जरूर करिएगा। जो भी मैं पढ़ाऊं, मेरा क्लास ओवर होते ही अपने आप से पूछिएगा बेटा जन्म क्या है, तो अपने आप का ये स्वयं बोलेगा। वो क्या बोलेगा कि प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है और उसी को हम कहते हैं जनन। अगर नोट बनाना होगा तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिपीट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, जनन क्या है आपको समझ में आ गया। प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ओके बेटा, चलिए दूसरा टॉपिक आता है जनन आवश्यक क्यों है। जनन आवश्यक क्यों है। कोई मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे प्रश्न कि भाई बता दो हमको बेटा जनन आवश्यक क्यों है, तो आप क्या करोगे, बता सकते हो। अगर सुने रहोगे तो बिल्कुल बता सकते हो, लिख सकते हो, याद तो नहीं करना है। जनन आवश्यक क्यों है बेटा, नंबर 1 पॉइंट देखिए, मैं पॉइंट दर पॉइंट मुझे मेरे दिमाग के अनुसार मैं बता रहा हूं। जनन इसलिए आवश्यक है, पहला तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब भाई अगर मैं मनुष्य हूं, मैं जनन नहीं करूंगा तो इस दुनिया में मनुष्य कहां से आएगा यार, आगे के समय में तो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहला टॉप पॉइंट यही है बेटा कि जनन इसलिए आवश्यक है कि जनन के द्वारा कोई भी जीवधारी अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आए जनन आवश्यक क्यों है, तो ऐसे लिखिएगा, जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनन के द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा, जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जीवों की
निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर जी, क्या करें क्या ना करें। तो जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैसे जाति की निरंतर, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य की जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करता हूं। उसी तरीके से अगर मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का जनन करता हूं, मनुष्य को पैदा करता हूं, तो जीव की निरंतरता बनी रहेगी। इस दुनिया में जीव बने रहेंगे। यार मान लीजिए मेरी जाति की बात हटा दीजिए, अब जीव पर आ जाइए। तो जनन के द्वारा कोई भी जीवधारी जीवों की निरंतरता को बनाए रखता है, जाति की निरंतरता को भी बनाए रखता है और जीवों की निरंतरता को भी बनाए रखता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है बेटा, विभिन्नताएं आती हैं। क्या पॉइंट है? विभिन्नताएं आती हैं। जनन के द्वारा क्या आता है बेटा? विभिन्नताएं आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी विभिन्नताएं आती हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आया, मेरे तो खोपड़िया में घुसा ही नहीं, क्या करें? विभिन्नताएं आती हैं तो मैं बताता हूं बेटा। जब कोई भी जीवधारी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आते हैं, कुछ डिफरेंस रहता है, और वो डिफरेंस बहुत सालों बाद आगे चलकर ना एक नए जीव की उत्पत्ति का कारण बनता है, एक नए जीव की उत्पत्ति का कारण बनता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं। मान लीजिए एक बंदर, उसके 3 बच्चे पैदा हुए, 3 संतान उसके उत्पन्न हुए। 2 संतान तो उस बंदर से मिलते जुलते थे, लेकिन एक संतान थोड़ा अलग था। उसकी नाक जो थी ना, नाक, ये आंख, ये कान, ये सब थोड़ा सा इंसानों से मिलता जुलता था। ऐसा नहीं कि हूबहू इंसानों जैसा, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंजिंग था यार बंदर से और वो थोड़ा सा इंसानों से मिलता जुलता था। अब बंदर के 2 पुत्र तो बंदर के जैसे, एक पुत्र थोड़ा सा अलग। अब जब उन दोनों पुत्रों के पुत्र हुए तो वो तो बंदर के जैसे ही होंगे, क्योंकि वो तो बंदर के जैसे थे। लेकिन इस जो तीसरे वाले के पुत्र का अगर फिर उसका पुत्र हुआ तो वो अब थोड़ा सा और निखर गया था, वो थोड़ा सा और इंसानों जैसे दिखने लगा था। फिर उसका पुत्र हुआ। वो चीजें इतना जल्दी तो नहीं होती, लेकिन हजारों साल यानी कि 10 पीढ़ी बाद, 20 पीढ़ी बाद वो अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जैसे ये मार्कर है बेटा, ठीक है, ये मार्कर, ऐसे मैं इस मार्कर से समझाना चाहूँ। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, यहाँ पर मैं एक मार्कर बना दिया, ठीक। यहाँ पर एक मार्कर में थोड़ा सा ऐसे यहाँ लाइनिंग आ गई, ठीक है ना। कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग बना दिया, कंपनी ने बनाया यार, मैंने नहीं बनाया। चलिए यहाँ पे मार्कर बिल्कुल प्लेन था, अब एक कंपनी ने यहाँ पे मार्कर में लाइनिंग बना के दिया। तो हम यार देखेंगे तो कहेंगे बिल्कुल थोड़ा मोड़ा अंतर है, एक लाइनिंग आ गई है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फिर कंपनी ने 1 साल बाद फिर कुछ चेंजिंग किया, उसमें कुछ और ऐसे डिजाइन दे दिया। फिर कंपनी में ऐसे चेंजिंग करती गई। तो हम जब रोज यूज करते हैं तो हमको लगेगा नहीं कि इस मार्कर में कोई खास डिफरेंस आया है, क्योंकि अचानक से परिवर्तन तो हो नहीं रहे। एक बार एक लाइनिंग आई थी, एक बार कुछ और बड़ा था। लेकिन एक इंसान को ये मार्कर अभी दिखा दो और 10 साल के बाद कंपनी का चेंजिंग मार्कर दिखाओ, कहेगा यार बहुत बदल गया, बहुत परिवर्तित हो गया। तो परिवर्तन हमारे अंदर भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जो संतान उत्पन्न होता है कि एकदम हूबहू हमारे जैसे ही होता है। परिवर्तन हमारे अंदर भी आ रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। अगर हमारे आने वाले बाद 10 पीढ़ी बाद इंसान अगर हमको देखेगा ना, कहेगा यार ये तो बहुत अलग थे हमसे। जैसे आपसे मैं कहूं कि आप 10 पीढ़ी पहले के इंसान को देखिए, हालांकि उस समय फोटो वोटो का जमाना नहीं था बेटा, नहीं तो अगर 10-15 पीढ़ी पहले अगर इंसानों का फोटो रखा गया होता, 2-4 हजार साल पहले का इंसानों का फोटो, और आज हम उसको देखते तो हम महसूस करते कि हम उनसे बहुत अलग हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अलग हो गए हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को याद है, हम लोगों के साथ यार 8th में बच्चे पढ़ते थे, वो बड़े बड़े बच्चे पढ़ते थे 8th में। आज तो बच्चा 10th में चला जाता है तो जैसे लगता है कि अभी बहुत छोटा है। तो ये इंसानों की कद धीरे धीरे छोटी हो रही है, लेकिन हम क्या इसको महसूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 2-4, हम तो 100 साल जीने वाले हैं ना। 100 साल में क्या बहुत कम परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जाता है कि जब 10,000 साल बाद देखेंगे तो लगेगा यार ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, ये तो नया जीव है। ऐसे ही तो हम बंदर से पैदा हुए हैं। अब आप बंदर को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे, कहेंगे हम बंदर की संतान है? नहीं, क्योंकि वो परिवर्तन धीरे धीरे आया है, 2-4, 10,000, 20,000 साल में आया है। इसीलिए वो परिवर्तन ही नए जीव का कारण बनती है। और ये परिवर्तन या विभिन्नता आती कहाँ से है? जनन के द्वारा। अगर बंदर बच्चा पैदा न किया होता तो हम इंसान होते नहीं होते ना।
यानी कि बंदर के आसानमंद होना चाहिए हमको कि उसने बच्चा पैदा किया, उसमें विभिन्नता आई, वो विभिन्नता आगे आगे बढ़ी, धीरे 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 बदलते 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 आज हम बंदर से इंसान बन गए। तो आपकी इंपॉर्टेंस जनन की आवश्यक क्यों है, ये समझ में आ रहा होगा ना। जनन क्यों आवश्यक है? जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। दूसरा, जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। और तीसरा, विभिन्नताएं आती हैं जनन के द्वारा, और जनन के द्वारा जब विभिन्नताएं आती हैं तो वही विभिन्नताएं बढ़ते 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 एक नए जीव की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। ये सिर्फ चीजें आप नोट कर सकते हो अपने नोट कॉपी पर। ओके बेटा। और जनन आवश्यक क्यों है? तो जनन के उद्देश्य में एक और आता है बेटा, जीवन की निरंतरता हो गई, जाति की निरंतरता हो गई, विभिन्नता हो गई। इसके अलावा जाति वृद्धि भी एक टॉपिक आता है, जाति वृद्धि। अब जाति वृद्धि क्या है? हम मनुष्य हैं और हमसे भी पावरफुल जानवर इस दुनिया में पाए जाते हैं। शेर है, पा जाएगा ना तो फाड़ देगा, खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा। लेकिन हम इंसान फिर भी सबसे पावरफुल हैं जीवों में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जाति में वृद्धि कर लिया है, हमने इतना ज्यादा अपने संतति को उत्पन्न कर दिया है कि हम सबसे मेजोरिटी में ना सबसे ज्यादा हैं। मतलब छोटे जीवों को छोड़ दिया जाए तो खतरनाक जीव है बड़े बड़े, उनमें सबसे ज्यादा मनुष्य ही है, मनुष्य कम खतरनाक नहीं है। तो अगर हम अपने जाति में वृद्धि न करें और शेर हमारे जितना, इमेजिन करो यार कि अगर शेर हमारे जितना हो जाए, जितना मनुष्य है उतना शेर हो जाए और जितना शेर उतना मनुष्य हो जाए उतनी संख्या में, तो क्या हम पावरफुल बने रहेंगे? मुश्किल है, नहीं, संभव ही नहीं है। फिर तो शेर ही शेर घूमने लगेंगे यार, हमको तो छुप छुप के कहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म के द्वारा अपनी जाति वृद्धि करता है। मनुष्य ही नहीं, सारे प्राणी अपनी जाति वृद्धि करते हैं और जाति वृद्धि करके वे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, नहीं तो उसके अस्तित्व पे ही संकट आ जाएगा। जैसा कि बहुत सारे, जैसे डायनासोर था, वो अपनी जाति वृद्धि नहीं कर पाया तो आज विलुप्त हो गया। ऐसे बहुत सारे जीव विलुप्त हो जाते हैं जो पर्यावरण को सह नहीं पाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी जनन के द्वारा जाति वृद्धि करता है, इससे वो अपनी जाति की निरंतरता को भी बनाए रखता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जनन क्यों आवश्यक है। दो टॉपिक हमने आज की क्लास में पढ़ा, जनन होता क्या है, प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, जिसको हम जनन कहते हैं। और जनन क्यों आवश्यक है, ये टॉपिक मैंने बताया, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो हमने छोटा बनाया है क्योंकि आप बोर ना होइए, टॉपिक चेंज होता रहे, वीडियो चेंज होता रहे। और आपसे बड़ा ये विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने मित्रों में जो आपके बायो के सहपाठी हैं उनको भी आप सूचित करें कि बायो का एक क्लास स्टार्ट हुआ है, जिसपे बिल्कुल 12वीं से स्टार्टिंग हुई है, फर्स्ट चैप्टर से, और सारे वीडियो 1 बाय 1 करके आने वाले हैं, ताकि वे बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको बायो का बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।